देखिए, राज्यसभा की अवधारणा जो है, जो आई वो अमेरिका में सेनेट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन में, दोनों से प्रेरणा लेकर के भारत की संविधान में जब संविधान बन रहा था तो राज्यसभा के गठन की बात की गई। देखिए, उच्च सदन के पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं और विपक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं। राजनीति शास्त्र के एक विद्यार्थी के रूप में उच्च सदन न हो, इसके पक्ष में एक बड़ा तर्क ये दिया जाता है। एक एक राजनीति शास्त्र के बड़े विद्वान थे, उनका ये कथन था कि उच्च सदन और जो निचला सदन है, इनके बीच में अगर कोई कानून, किसी कानून को लेकर के टकराव होता है, अगर लोकसभा या हाउस ऑफ कॉमन्स या निचला सदन कोई कानून पास करता है और उच्च सदन कोई ताकत होती है कि उसको रोक सके, तो टकराव बढ़ेगा विधायिका में और फिर जो है नए झंझट पैदा होंगे। और अगर ये नियम हो कि निम्न सदन निचला सदन जो कानून पास करेगा उसको उच्च सदन उस पर बहस करके और उस पर मोहर लगा देगा, तो फिर उच्च सदन की जरूरत ही क्या है? मतलब अगर उसको हाँ में हाँ मिलाना तो क्या जरूरत है, और अगर हाँ में नहीं मिलाना तो टकराव बढ़ेगा, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। तो एक बड़ा तर्क ये राजनीति शास्त्र में चलता रहा। लेकिन इसके बावजूद हमारे संविधान निर्माताओं ने उच्च सदन की जरूरत को महसूस किया और इसीलिए महसूस किया कि भारत में संतुलन की जो राजनीति है, उससे जो अभी के वी प्रसाद जी ने जो चाय के प्याले का और उसका जो उदाहरण दिया कि ठंडा करके, तो वो संतुलन की राजनीति के तहत उच्च सदन का गठन किया गया और उसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया, क्योंकि देश में इतनी विविधताएं हैं, इतनी डाइवर्सिटीज हैं, एथनिकल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, तमाम सारी भौगोलिक, क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक, जातीय। तो उसके तहत उच्च सदन को एक ऐसा मंच बनाया गया कि जहां विभिन्न विविधताओं के लोग अपने अपने राज्यों से आए और वो लोग जो शायद निचले सदन का जो लोकसभा का चुनाव होता है उसकी जो तमाम जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं को नहीं वो लोग पूरा कर सकते हैं, उनमें नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता देश को है, संसद को है, कानून निर्माण में है, तो इसलिए उनका भागीदारी भी कैसे हो, इसलिए उच्च सदन। और इसीलिए जो राजेश भाई ने तमाम नाम लिए, चाहे वो मैथिली शरणगुप्त जी का हो, दिनकर जी का हो, या और भी नरगिस थी, खुशवंत सिंह थे, और बहुत हम लोग गिना सकते हैं। उस समय जो है उन लोगों को राज्यसभा में लाया जाता था कि ये विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनकी बातें अगर आएंगी सदन में तो निश्चित रूप से उससे कानून बनाने में और सुविधा होगी और एक काफी चीजें, काफी इनपुट्स मिलेंगे। और इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि राज्यसभा में जब बहस का जो स्तर होता था, निश्चित रूप से मैंने भी राज्यसभा कवर की, वो लोकसभा में तो ऐसा नहीं कि लोकसभा में बहस का स्तर अच्छा नहीं होता था, लोकसभा में बहुत जबरदस्त, पुराने समय में बहुत अच्छी सी बहसें होती है, यहाँ तक कि बहुत पुराने भी आप बच जाइए तो अटल जी के जमाने तक, नरसिम्हा राव जी, ये मनमोहन सिंह के जो यूपीए 1 तक भी बहुत अच्छी ऐसी बहसें हुई हैं, और नरसिम्हा राव के टाइम में भी, राजीव गांधी के टाइम में, और उसके पहले भी जिन लोगों ने, तो लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में बहस एक दूसरे तरह से होती थी, उसका एक स्तर बड़ा बौद्धिक होता था। लोकसभा में जहाँ जमीनी बातें ज्यादा आती थी और कई बार अनरूली सेन भी दिखाई पड़ जाते थे, लेकिन राज्यसभा में जो है जो बहस का स्तर होता था बड़ा बौद्धिक और बहुत ही विचारोत्तेजक होता था। वो भले ही पार्टी लाइन पे लोग बात करते थे, लेकिन कई बार पार्टी लाइन को पार भी कर जाते थे राज्यसभा में कई सांसद। राजेश भाई बैठे हुए हैं, के वी प्रसाद जी भी हैं, हम लोगों ने कई ऐसे मौके भी देखे हैं कि जब हम लोगों को प्रेस गैलरी से लगता था कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, तो पार्टी लाइन से भी आगे की चीज है, लेकिन वो बोलते थे, बेधड़क होकर बोलते थे, निडर होकर बोलते थे, और उनमें कहीं जो है किसी तरह की कोई वो नहीं होती थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, कि 1981 की या 82 की बात होगी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, राज्यसभा में असम पर बहस हो रही थी और असम आंदोलन उस समय चल रहा था, उस पर बहस हो रही थी। उत्तर प्रदेश से कलराज मिश्रा जो है बिल्कुल युवा सांसद के रूप में चुन के आए थे राज्यसभा में, और वो बोलने को खड़े हुए, उन्होंने, प्रधानमंत्री इंदिरा जी बोल रही थी, अचानक वो उन्होंने इंटरवीन किया, कलराज जी खड़े हुए बोलने के लिए, इंदिरा जी यील्ड कर गई, वो बैठ गई, तो यानी फिर उनको चेयर ने परमिशन दे दी बोलने की। कलराज जी ने बोलना शुरू किया और उन्होंने बहुत बेधड़क होके बोला कि, और प्रधानमंत्री के वक्तव्य का प्रतिवाद किया, और पहली बार वो संसद में आए थे। उसके बाद जब हाउस एडजॉर्न हो गया, ब्रेक हो गया, शायद लंच ब्रेक हो गया था, तो कलराज जी को मार्शल ने कहा कि आपको प्रधानमंत्री बुला रहे हैं, मिलना चाहते हैं। तो कलराज जी
जो है थोड़ा सा सकपका गए। नए युवा सांसद थे, इंदिरा गांधी थी, तो वो गए उनके पास, तो लॉबी में ही वो मिल गई इंदिरा जी उनको। तो उन्होंने उनकी पीठ ठोकी इंदिरा जी ने कलराज जी की। बोले कहाँ से हैं आप? बोले उत्तर प्रदेश से। कलराज मिश्रा जी, भैया पंडित जी कहाँ से हैं, किस जिले से हैं? पहले तो बड़े अपनेपन से बात की, और फिर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी तरह से आपने बोला, और अपनी बात इसी तरह रखनी चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री बोल रहा हो या कोई भी बोल रहा हो, अगर आपको कुछ कहना है तो अपनी बात को बड़ी हिम्मत के साथ करना चाहिए, और इसी तरह आप जो है इंटरवीन करिए बहस में और चर्चा में। और उसके बाद उन्होंने आर के धवन से कहा कि मिश्रा जी का कभी कोई किसी तरह की इनका काम हो, इनके क्षेत्र का, इनका कोई भी, तो आप इनकी मदद करें, और कभी ये मुझसे मिलना चाहे तो मुझे मिलाएं। तो इस तरह का हाउस में उस वक्त वातावरण सदन में हुआ करता था। अटल जी के बारे में, नेहरू जी का सबको मालूम ही है। इधर पिछले, मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा अभी 8 साल 10 साल, पिछले करीब 20-22 साल से, बल्कि पोस्ट 96 जो है, राज्यसभा का उपयोग बिल्कुल जो है लोगों को ओबलाइज करने में होने लगा है। उद्योगपति को, किसी अपने संकट मोचक को, पार्टी के उन नेताओं को जो चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन संकट मोचक हैं, तो वो राज्यसभा में ही आएंगे। अब बहुत सारे हम लोगों के राजनीतिक मित्र लगातार राज्यसभा में ही रहे, पूरा राज्यसभा में ही उन्होंने अपना जो है राजनीतिक जीवन काट दिया। अरुण जेटली जी लगातार राज्यसभा में ही रहे, अहमद पटेल जी एक बार लोकसभा में जीत करके आए थे, 1-2 बार, बाद में राज्यसभा में रहे। और एक समय तो ऐसा आया था कि कांग्रेस और बीजेपी के तमाम वो नेता जो नीतियां तय करते थे वो ज्यादातर राज्यसभा के ही थे, और इसको लेकर पार्टियों में जो दूसरे नेता थे वो इस बात को लेकर बड़ा संतोष व्यक्त करते थे कि राज्यसभा वाले पार्टी चला रहे हैं, इनको क्या पता चुनाव कैसे लड़ा जाता है। एक समय बीजेपी में और कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति आ गई थी। तो कुल मिलाकर के राज्यसभा का उपयोग जो है, जब ओबलाइज करने के लिए, नेताओं के लिए एक चोर दरवाजा बनाने के लिए, एक रास्ता देने के लिए। अब मनमोहन सिंह जी 10 साल राज्यसभा में रहे, प्रधानमंत्री रहे, जबकि वो प्रधानमंत्री अगर थे तो उस वक्त लोकसभा चुनाव जीत के कहीं से भी आ सकते थे। ऐसा नहीं था चुनाव हार जाते, पंजाब से लड़ जाते, कहीं से भी जीत के आ जाते, लेकिन वो नहीं लड़े। 10 साल लगातार राज्यसभा में रहे, प्रधानमंत्री रहे। तो ये जो राज्यसभा का जो उपयोग होना शुरू हुआ, कि तो राज्यसभा का जो मूल उद्देश्य था उससे कहीं ना कहीं सदन भटक गया। और उसके बाद राज्यसभा, एक दौर ऐसा भी आया जो अभी भी लगभग चल रहा है, या अब शायद वो दौर खत्म हो जाए, कि जिस सरकार जो है उसका अल्पमत राज्यसभा में, सत्ता पक्ष का अल्पमत, यूपीए के टाइम में भी ये रहा, और ये मौजूदा सरकार में भी यही स्थिति काफी समय तक रही। अब तो बीजेपी शायद इस चुनाव के बाद जो है वो काफी ताकतवर हो जाएगी। तो एक टकराव की स्थिति हो गई सरकार और उच्च सदन के रूप के बीच में। विपक्ष वाले कहते थे राज्यसभा में आने दो, तब देखेंगे इस बिल को क्या करते हैं ये। और कई बिल इस मामले में लटके भी, अटके भी, और कई बार ऐसे दृश्य भी उपस्थित हुए, खासकर जो तीनों कृषि कानून जब पास कराए गए, वो किस तरह पास कराए गए राज्यसभा में, कैसे पास कराए गए, हमारे सबके सामने है, क्योंकि उसमें बिल्कुल अल्पमत था, सरकार पास नहीं कर सकती, तो धक्का मुक्की पास कराए गए। यानी जो चीजें जिसके लिए सदन बना था, कि जो बहस लोकसभा में नहीं हो सकती, जो बिंदु लोकसभा में नहीं आ सकते, वो राज्यसभा उन कमियों को पूरा करेगी, उच्च सदन पूरा करेगा उनको। तो वहां पता लगा वहीं जो है धक्का परेड में बिल पास हो जाए। तो लेकिन ये भी हम लोगों के सामने हुआ। और अब क्या हो गया है, अभी पिछले दिनों हम लोग एक चैनल पर, राजेश भाई भी थे, डिस्कस कर रहे थे कि राज्यसभा में भी चुनावी जोड़ तोड़, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, कि भाई अगर अब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं तो उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए। उस राज्य में आदिवासी ज्यादा है तो आदिवासी लाया जाए, वहाँ ब्राह्मण ज्यादा है तो ब्राह्मणों को दिया जाए, वहाँ ठाकुर ज्यादा है या वहाँ पिछड़े ज्यादा है। अब राज्यसभा के नुमाइंदगी में भी ये सब चीजें, इनका कंसिडरेशन हो गया, जो पहले नहीं होता था। पहले कंसिडरेशन दूसरे थे, जिनका जिक्र राजेश बादल जी ने किया। अब जो है कंसिडरेशन ये होने लगे। जैसे अभी जो राज्यसभा के चुनाव इस समय हो रहे हैं, तो मैंने एक जगह कहा एक चैनल में कि भाई 4 राज्यों में चुनाव होने और आदिवासी बहुल राज्य है, और कांग्रेस ने एक भी आदिवासी उम्मीदवार नहीं बनाया। अब उस पर राजेश भाई ने टिप्पणी भी की, भाई राज्यसभा के चुनाव जो है कोई आदिवासी इसके लिए नहीं होता है, लोकसभा विधानसभा चुनाव के तहत ये चुनाव जो है ये उच्च स्तरीय सदन है और इसकी अलग क्राइटेरिया रहे हैं। तो मेरा फिर प्रश्न ये था कि भाई चलो उसी क्राइटेरिया से लोग आते, तो वो भी तो नहीं समझ में आ रहा कि आप जो है अमर्त्य सेन को ले आए होते, आप जो है किसी और बड़े विद्वान को लेके आ रहे होते तो समझ में आता। अब तो अच्छा, बिल्कुल सही बात है, अब सचिन तेंदुलकर को लाया गया यूपीए के समय में, उन्हें भारत रत्न भी दिया जाएगा, राज्यसभा भी दी गई, और ये कहा गया कि इससे पूरा युवा जो है वो एकदम से, चूंकि आइकॉन है ये पूरा यूपीए के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में हो जाएगा, ये तर्क दिया गया। और उसी साल, एक ही साल भारत रत्न भी दिया गया, राज्यसभा भी दी गई।
नतीजा चुनाव में देख लिया लोगों ने कि क्या युवा किधर था और सचिन तेंदुलकर एक तरफ थे। और बाद में नतीजा ये हुआ कि राज्यसभा की कार्यवाही देखिए, शायद वो विदाई के समय उनका भाषण था और या जब उन्होंने शपथ नहीं दी तब 2 शब्द बोले होंगे। रेखा जी का यही हाल, में तो नाम लेके बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को हमने, गोविंदा का तो लोकसभा में आ गए थे, राज्यसभा में कई, हाँ जया बच्चन का देखिए परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, वो कितना एक्टिव पार्ट लेती है राज्यसभा। राज बब्बर जब आए थे राज्यसभा में तो बहुत एक्टिवली उन्होंने पार्ट लिया। ऐसे बहुत सारे नाम है, जो खुशवंत सिंह बहुत एक्टिवली पार्ट लेते थे। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग, तो मुझे लगता है राजनीतिक दल जो है, फिर उद्योगपतियों का, उद्योगपति जिस तरह से आकर के, एक उद्योग घराना देश में ऐसा है, वो तो बाकायदा छोटे राज्यों से अपने 1-2 प्रतिनिधि जो है निर्दलीय जितवाता है अपने तरीके से, और वो बाकायदा वो चुन के आ जाते हैं। उसके बाद वो उनके जो इंटरेस्ट हैं पार्लियामेंट, संसद में उनको जो है वो सक्षम करते हैं। तो राज्यसभा एक तरह से टूल बन गया है राजनीतिक दलों का, उद्योग घरानों का, जो है उनके हितों को की रक्षा का, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और राजनीतिक दलों ने जिस तरह से अनुशासन के नाम पर राज्यसभा की जो रचना धर्मिता है उस दल की, उस सदन की, उस पर भी एक अंकुश लगाया है। मुझे लगता है कि राज्यसभा को में कौन कौन लोग जाएं, कैसे लोग जाएं, इस पर एक देशव्यापी बहस और विमर्श की जरूरत है। और राजनीतिक दलों को भी इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि राज्यसभा में उनका जो नुमाइंदगी हो, वो नुमाइंदगी सिर्फ उनकी पार्टी की ना करें, वो नुमाइंदगी तमाम विभिन्न क्षेत्रों की भी करें, उन सामाजिक क्षेत्रों की करें जहां से वो आते हैं। तो पता लगेगा भाई किसी अच्छे, आपने चिकित्सा क्षेत्र से किसी विशेषज्ञ को भेजा है, आपने साहित्य के किसी विशेषज्ञ को भेजा है, अभिनय और कला के क्षेत्र से किसी को भेजा है, और वो लोग और बाकायदा वो एक्टिव सक्रिय रूप से भाग लें उसमें, और उनको ये छूट दी जाए कि वो पार्टी लाइन से हट के भी बात कर सकें अगर उनको लगे कोई मुद्दा है। उनके ऊपर ये दल बदल कानून उस तरह न लागू हो, उसकी तलवार, हाँ जब कभी वोटिंग हो, किसी ऐसा विषय हो जिस पर राजनीतिक सरकार के लिए या दल के लिए लाइन का इशू हो, तब तो ठीक है। लेकिन जब वो बोल रहे हो, किसी विषय पे हस्तक्षेप कर रहे हो, तो कम से कम वो अपनी बात खुलकर कह सके। ये स्वतंत्रता भी उनको होनी चाहिए।